एवरी डे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस में जाती थी, मिलती थी लोगों से, तो कोई बोलते थे आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप एक आइटम सॉन्ग गाओगे या कोई भोजपुरी डबल मीनिंग गाना। इतने ऑफर्स, उस टाइम वही ट्रेंड था। मैं आपके घर पे रोती थी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी इंडस्ट्री में। 2 या 3 साल के बाद मुझे एक तारा मिला था। मैं 2005 में आई थी एंड 2009 आई गॉट दैट चांस। एक एक चीज़ के लिए मैंने डिमांड की या खुद ढूंढा, तब मुझे वो चीज़ें मिली। मैं ऐसे कोई ख़ानदानी जैसे होता ना कि वही आप किसी घराने से आ रहे हो, वैसा कुछ नहीं था मेरे को। एक एक चीज़ मैंने मतलब अचीव की है या मांगी है, डिमांड करी है घर में। ओ रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे। जैसे कि हमें पता है कि आप बरेली से हैं, बरेली से मुंबई तक का सफ़र, और आपको म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं था उससे पहले? नहीं, मुझे बचपन से ही बहुत मैंने एक ज़्यादा। इंटरव्यू सुना है जहाँ पर आपने बोला था कि मेरे को पता भी नहीं था कि आई एम गोइंग इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री, इट जस्ट हाँ, हैपेंड, इंडस्ट्री का नहीं था इट लेकिन जस्ट हैपेंड। हाँ, मतलब मुझे जैसे मेरे फादर मुझे दरगाहों पे लेके गए बरेली में, तो और उसके बाद मुझे ऐसा लगा, घरों में महफिलें होती थी तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। मतलब मैं वेट करती थी कोई कोई बोले मेरे को कि कविता कुछ गा दो, लाइक दैट। तो वो था। फिर मैंने ही कहा कि मुझे संगीत सीखना है, तो ग्वालियर घराने से मैंने स्टार्ट किया। मतलब एक एक चीज़ के लिए मैंने डिमांड की या खुद ढूंढा, तब मुझे वो चीज़ें मिली। मैं ऐसे कोई ख़ानदानी जैसे होता ना कि वही आप किसी घराने से आ रहे हो, वैसा कुछ नहीं था मेरे को। एक एक चीज़ मैंने मतलब अचीव की है या मांगी है, डिमांड करी है घर में। हारमोनियम तबला कुछ नहीं था, मैंने कहा नहीं मुझे सीखना है तो मुझे हारमोनियम ला के दो, तबला ला के दो, मुझे गुरुजी भी चाहिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें मैं कहती गई और मिलती गई मुझे। और जैसे सबसे पहले मैंने रामपुर रेडियो स्टेशन से गाया था, जो ऑडिशन दिया, तो 0 अटेम्प्ट मैंने वो क्लियर किया था। तो वो भी एक पूरे ख़ानदान में किसी ने आज तक नहीं गाया रेडियो में। तो वो सब चीज़ें मैं करती जा रही थी। घर में पेरेंट्स मना नहीं करते थे, लेकिन वो इतना जैसे आजकल के तो लोग नेट पे ढूंढ ढूंढ करके कि ये अच्छा है वो अच्छा है, बच्चों को ये कराओ वो कराओ, वैसा कुछ नहीं माहौल था। मेरे यहाँ जो कुछ करना है मुझे खुद से करना है, जो भी अचीव करना है, या कोई कंपटीशन में जाना है म्यूज़िक से रिलेटेड, व्हाटएवर जो भी है, आई हैव टू फाइंड माई ओन वेज, ये था। राइट। हाँ। सो उसको टर्निंग पॉइंट किसे मानते हैं? एक टर्निंग पॉइंट आया होगा जब। टर्निंग पॉइंट कह सकती हूँ, काफ़ी सारे रहे टर्निंग पॉइंट्स। फर्स्ट तो यही कह सकती हूँ कि बरेली एक छोटा शहर है, राइट। तो वहाँ से मेरा उस जगह से निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। तो मुझे लगता था, और वहाँ पर ये कि आज से 32 इयर्स बैक की बता रही हूँ, कि जैसे हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो भाई लड़की के लिए रिश्ता देखो, शादी करा दो, लाइक दैट। तो वो एक बहुत चैलेंज था तब मेरे लिए। बरेली से निकलने का एक वो ही जरिया, रास्ता ही वही था, शादी। तो मतलब यदि शादी होगी और कहीं वो बाहर जॉब करता होगा लड़का, और वो मुझे बाहर लेके जाएंगे तो, और परमिशन मिलेगी, तो मैं ये सब चीज़ें अचीव कर पाऊंगी। तो जैसी मेरी इंगेजमेंट हुई तो मैंने पहली शर्त मिस्टर सेठ को ये रखी कि तुम मेरा गाना नहीं बंद कराओगे और मुझे जितना सपोर्ट कर सकते हो म्यूज़िक में वो करोगे। तो वो उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक किया। एंड टुडे यू नो यू आर वन ऑफ द लीडिंग सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री और ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखा जाए तो। सो हाउ डू यू सी अपनी म्यूजिकल सक्सेस स्टोरी को? अच्छा लगता है देख करके कि सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैंने अपने संगीत को जैसा मैं चाहती थी मैंने वैसे ही ग्रो किया। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया म्यूज़िक को ले करके कि कुछ भी पोइट्री मिल गई तो कुछ भी गा दिया या कुछ भी चल रहा है, वैसा नहीं किया। बहुत चूज़ी रही। तो कई बार शुरू में लगता भी था कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर हैं और ऐसे में मैं इतनी सेलेक्टिव हूँ, काम नहीं मिलेगा, ये मतलब आते थे सवाल जहन में। फिर लगा कि नहीं भाई, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही काम करूँगी, और अपना रास्ता सबको खुद ही बनाना होता है। तो मैं अपने तरीके से अपना रास्ता बना रही हूँ। भले ही उस जगह पे जहाँ लोग पहले पहुँच गए, मैं थोड़ा 10 दिन बाद पहुँचूँगी या 10 महीने बाद पहुँचूँगी, दैट इज़ फाइन। लेकिन मुझे सुकून ये रहेगा कि मैंने अपने टेस्ट का काम किया। yes. वो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट मुझे लगती है यार। सो आपने भी टेस्ट की बात करी मैम। सो
इंडी म्यूज़िक करते हैं तो उसमें आपकी कोई क्राइटेरिया होती है कि मैं ऐसे ही गाने गाऊंगी, मैं जो मेरा जो कंफर्ट जोन है, या मैं ऐसे ही गाने चूज़ करूंगी जो मुझे पता है कि वो वायरल हो सकते हैं या अच्छे लग सकते हैं लोगों को? नहीं, मेरा सबसे बस एक ही क्राइटेरिया है कि पोइट्री अच्छी होनी चाहिए। फिर चाहे वो स्लो सॉन्ग हो, फास्ट सॉन्ग हो, कैसा भी हो, राग बेस्ड हो, फिर वो किस पे फिल्माया जा रहा है, मैं कोई सवाल नहीं करती हूँ। यदि लिरिक्स अच्छी है देन गो हेड बोल देती हूँ मैं कि भाई मुझे अच्छा लगा, पोइट्री अच्छी है। फिर वो आप किस राग पे कंपोज कर रहे हो और क्या सिचुएशन है, कोई सवाल नहीं। बस एक ही क्राइटेरिया है कि पोइट्री बेहतरीन होनी चाहिए ना, दिक्कत नहीं है। सो आपको इंडी म्यूज़िक करना पसंद है या फिर आप किसी के लिए गा सकती हैं या किसी के लिए करना पसंद है? शुरू से तो देखो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही करती आई हूँ, तो वो तो पहला प्यार है मेरा क्योंकि उसमें आपको पूरी फ्रीडम होती है, आप उसको किसी भी अंदाज में किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो उस गाने को। लेकिन यदि जब आप फिल्म के लिए कर रहे होते हो, किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए कर रहे होते हो, तो आपको उसमें घुसना पड़ता है कि उस कैरेक्टर की कैसी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। अब जब से फिल्म में म्यूज़िक कर रही हूँ तो उसमें भी मज़ा आ रहा है, मतलब वो चीज़ें मैं सीख रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। सो आप कह रही कि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अब कहीं ना कहीं शायद मैं पीछे हूँ और मुझसे कई लोग आगे बढ़ गए, तो वो क्यों, मतलब कहाँ वो पीछे आपको लगता पीछे है? इन द सेंस कि क्वालिटी काम मुझे लगता है हमेशा से कम ही होता है, और क्वांटिटी होती है तो फिर आप एवरी डे 3-4 गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वैसा मेरा नहीं है। मैं महीने में कुछ करती हूँ। और मेरे को 18 साल हो गए इंडस्ट्री में यहाँ आए हुए बॉम्बे, और मैंने उस दिन ऐसे ही किसी के साथ बैठी हुई थी तो विकीपीडिया पे चेक कर रही थी कि मैंने आज तक कितने गाने गाए हैं, तो हार्डली मैंने 25 से 30 गाने गाए हैं। और उसमें मेजरली जो भी कह सकती हूँ कि जितने भी हैं वो टॉप 10 गाने जो हैं वो बिल्कुल चार्ट बस्टर्स गाने रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने बेहतरीन काम किया है अपने उसमें। और जितने गाने भी मैंने गाए वो मीनिंगफुल भी रहे, सोलफुल रहे, और लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया। जो ऑडियंस ने मतलब अपने पर्सनल स्पेस में जब वो लोग कुछ काम कर रहे हैं उस वक्त वो मेरे गानों को सुनते हैं, तो मुझे इतना अपने दिलों में जगह दी है, तो वो उसके लिए मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो कर रही हूँ अब मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। बिल्कुल। बेटा, क्या आपको वो याद है या आप बता सकते हैं कि जब आपको पहली बार कॉल आया था कि यू हैव टू सिंग समथिंग फॉर इंडस्ट्री? हाँ, फॉर इंडस्ट्री एनी फिल्म। हाँ, वो कौन तब मैं दिल्ली में रहती थी, और सतीश कौशिक जी की फिल्म के लिए जो ब्रेकिंग बोलते हैं ना कि फिल्म में ब्रेक मिला, तो वो गाना था। और सतीश जी का फ़ोन आया और बोलते हैं कि कविता तुम बॉम्बे आ सकती हो। तो मैंने इतने लोगों की कहानियाँ सुनी थी कि उसको 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसको कुछ मिला ही नहीं। तो मैंने कहा मुझे कॉल करके कौन बुलाएगा, ऐसे करके अजीब लगा। वो आए थे, मेरा एक कॉन्सर्ट सुना था, तब बोले थे कि मैं ये आवाज़ इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैंने कहा ऐसे तो बोलते रहते हैं लोग, कौन करता है किसी के लिए, ऐसे ही मन में था मतलब। तो फिर वो बोलते हैं कि कविता मैं फ़िल्म वादा बना रहा हूँ, उसमें एक गाना तुमको करना है, तुम आ जाओ, परसों आ जाओ, मतलब 2-3 दिन के अंदर। बोला तो मैंने कहा ये पहले बताओ वादा सच्चा कर रहे हो झूठा, मतलब मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। बोले कि नहीं सच में मैं फिल्म वादा बना रहा हूँ, उसमें तुमको एक गाना गाना है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे एड्रेस भेजो, मुझे टिकट भेजो, और मैं वहाँ बॉम्बे पहुँच जाऊँ, सड़क पे इधर उधर घूमूंगी, मैं कहाँ ढूंढूंगी आपको, मुझे एड्रेस भेजो। मतलब मैं उनसे ऐसे दादागिरी की तरह उनसे बात कर रही थी। तो अब मुझे लगता है, मैंने कहा बाप रे, एक बंदा बुला रहा है, सैकड़ों सवाल मेरे थे कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, लाइक दैट। और फिर और जिस दिन रिकॉर्ड किया उस दिन भी मुझे फीवर था, लेकिन एनी हाउ मैंने उस दिन वो गाना रिकॉर्ड किया। फिर बोले भाई मैंने वादा निभाया है और ये फिल्म वादा में जा रहा है गाना। तो ही वॉज द मैन जिनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अफसोस भी है कि वो इतनी जल्दी दुनिया से चले गए, लेकिन मैं उनकी वजह से ही इंडस्ट्री में हूँ। तो फिर उसके बाद आपको कॉल्स आने लग गए थे? नहीं, उसके बाद भी, फिर उसके बाद मैं मिली महेश भट्ट साहब से जी। तो भट्ट साहब ने कहा कि बेटा सीरियसली म्यूज़िक में कुछ करना है तो बी हेयर इन मुंबई। मैं दिल्ली से आई थी तब, फिर मैंने आफत कर दी मिस्टर सेठ की, और मैंने कहा मुझे कुछ भी हो जाए मुझे बॉम्बे शिफ्ट होना है। और उनकी पोस्टिंग हुई थी नागालैंड दीमापुर में, वो 1 साल वहाँ रहे, मैं बच्चों को लेके बॉम्बे शिफ्ट हो गई। और एवरीडे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस में जाती थी, मिलती थी लोगों से, तो कोई बोलते थे आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप एक आइटम सॉन्ग गाओगे या कोई भोजपुरी डबल मीनिंग गाना।
इतने ऑफर्स, उस टाइम वही ट्रेंड था। मैं आपके घर पे रोती थी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी इंडस्ट्री में, मैं जो चाह रही हूँ वो काम ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी दे रहे लोग। फिर मैं कहती अच्छा मैं कल बताऊँगी, फिर मैं जाती नहीं थी इन लोगों से मिलने के लिए। फिर शाम को कनिष्क के डैडी से बात होती थी तो मैं कहती थी मुझे नहीं लग रहा मैं जम पाऊँगी, तो वो बोलते थे तुम रियाज़ करती रहो, बस तुम रियाज़ करती रहो, फिर हम आके देखेंगे। तो फिर जब वो वापस आ गए तो वी स्टार्टेड आवर ओन कॉन्सर्ट्स, हमने अपने सूफ़ी कॉन्सर्ट्स डिज़ाइन किए, वो शुरू कर दिया। और उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और सबको इनवाइट कर देते थे इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, कि लोगों को पता चले, आए चाहे ना आए, कि सबको पता लग जाए भाई कविता सेठ नाम की कोई चीज़ आ गई है यहाँ पे इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से हमने फिर स्टार्ट किया। उसके 2 या 3 साल के बाद मुझे एक तारा मिला था। मैं 2005 में आई थी एंड 2009 आई गॉट दैट चांस। Thank you so much, Kavita ma'am, for having your time. Yeah. Thank you so much.